अस्सलाम वालेकुम। वार्म वेलकम है, सुबह बखैर। पाकिस्तान में वार्म वेलकम तो हम करते ही हैं, लेकिन ये जो 14 अगस्त का वीकेंड है ना, जो इसके ऊपर है, इसके ऊपर तो डबल वार्म वेलकम बनता है। ना सिर्फ आपका, आप कह सकते हैं कि मौसम भी अच्छा है, कल रात बारिश हुई है, इसके अलावा भी बड़ा खूबसूरत सा मौसम हो गया है। लेकिन उसके साथ साथ जो लॉन्ग वीकेंड आया है, उसमें जो छुट्टियां आई हैं, आपका फ्राइडे ऑफ है, सैटरडे ऑफ है, संडे ऑफ है। आज भी अगर आप देखा जाए तो आज थर्सडे में भी कोई इतनी ट्रैफिक बाहर नहीं थी, लोगों ने छुट्टियां ली हुई हैं और वो अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी एक प्लान होता है वो प्लान आउट कर रहे हैं। तो वो साथ साथ जो 14 अगस्त की रौनकें हैं और खुशियां हैं, झंडे लहराए जा रहे हैं हर जगह, सब्ज़ हिलाली मरचम, जहां आप देखें हवा चल रही होती है, वो इकट्ठे जो लोगों ने सेल करने के लिए लगाए होते हैं, वो इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं ना, देख कर ही उनको आपकी ना एक स्पिरिट, एक दिल की ना एक खुशी बिल्कुल एक क्या कह सकते हैं, जाग जाती है और बड़ा आप इंजॉय करते हैं उसको देख के। तो आई होप कि सब लोग अच्छे से मनाएं। बस के मैसेज है कि प्लीज़ ये बाजे और पापे जो है ना, ये छोड़ दें। इनके शोर मचाने से कुछ भी आज़ादी को फ़र्क नहीं पड़ता। जो आज़ादी बल्कि है आपकी अच्छे से ज़िंदा रहने की, सेहतमंद तरीके से, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए ऐसे नहीं किया करें। बड़ा एक मज़े की लाइन थी कि जो छाएँ हैं ना, वो आपकी मुफ्त हैं, ठीक है। यानी छाँव जो है वो आपकी मुफ्त है, उसको आप लगाइए, वो आपको कॉस्ट नहीं करता है। ये जो बाजे है ना या पापे है ना, ये कॉस्ट करते हैं, ये पैसे करते हैं। तो उसको बड़ा ही शायरी अंदाज में लिखा था, मैंने आपके लिए उसको समराइज़ कर दिया कि प्लीज़ दरख्त लगाएं, छोटा सा एक हार्डली वो आपको ना, वैसे तो शजरकारी मुहिम और ये सब हो रही होती है तो वो आपको फ्री दे रहे होते हैं, उसको फ्री लगाइए, सवाब होगा। अगर वो दरख्त बड़ा होता है इंशाल्लाह तो बाकी लोगों को भी फ़ायदा होगा। ये बाजे, इससे हर बंदा इरिटेट हो रहा होता है। सिर्फ जो बजाने वाला होता है ना, बच्चा हो या जो भी हो, शायद वो इंजॉय कर रहा होता है। उसके इर्द गिर्द नॉइस पोल्यूशन की कौन सी ये साख निकाली है हम पाकिस्तानियों ने, मेरी समझ से बाहर है। इसलिए लोगों को तंग करने के बजाय ये चीज़ अपने बच्चों को भी सिखाइए, खुद भी सीखिए, देखेंगे आपको इसका फायदा सबको होगा। तो जी, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद है राना उमैर जी। राना उमैर, क्या बात करेंगे आज आप हमारे साथ? सितंबर के बाद जो इनकम टैक्स गौशवारे होने जा रहे हैं, जमा कराने पर 25,000 रुपए जुर्माने की जो तजवीज़ है, क्या इसके बारे में शेयर करेंगे? मैम थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम कल 14 अगस्त है, हमारा 79 इंडिपेंडेंस डे है। आपने बहुत खूबसूरत बात का आगाज़ किया मॉर्निंग प्रोग्राम से। मैं बस 10 से 15 सेकंड के बाद अपने टॉपिक की तरफ जाऊंगा। बिल्कुल मैम, ये पाकिस्तान हमें बहुत सेक्रीफाइसेस के बाद मिला है, हार्ड वर्क स्ट्रगलिंग के बाद मिला है। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया और मेरी भी जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जो उस वक्त हमारी यूथ स्पेशली पाकिस्तान को 14 अगस्त के हवाले से अच्छी तरह से डेकोरेट करें और सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं। मैम, जैसे आपने गोशवारों की बात की, तो एफबीआर की तरफ से एक नोटिफिकेशन अभी बाकायदा जारी नहीं हुआ, क्योंकि गोशवारों के हवाले से एफबीआर बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी करता है। ज़राए के मुताबिक 30 सितंबर तक एफबीआर ने इनकम जो स्कीम मुतारिफ कराई गई थी बजट से पहले ताजरों के हवाले से, 30 सितंबर की डेडलाइन दी गई है। जो ताजिर अपना इनकम टैक्स गोशवारे हैं वो जमा करवा सकते हैं। जो लेट नहीं जमा करवाएंगे 30 सितंबर तक, उससे पहले तक या 30 सितंबर तक जो ताजिर अपना इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाएंगे, उनके लिए दो सहूलतें दी गई हैं। एक तो उनको 25,000 की टैक्स प्लेट, रजिस्ट्रेशन प्लेट के नाम से उनको एक प्लेट दी जाएगी 25,000 की, और एक उनको जो टैक्स होगा गोशवारों के हवाले से उसमें रिलीफ भी दिया जाएगा। अब जो 30 सितंबर तक इनकम टैक्स गोशवारे ताजिर अपनी जमा नहीं करवाते, उनके लिए जुर्माना होगा, उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। जुर्माना क्या होगा? 25,000 की जो रजिस्ट्रेशन प्लेट है वो उनको फाइन होगा, प्लस इनकम टैक्स गोशवारे जब वो लेट सबमिट करवाएंगे, अपने जमा करवाएंगे, तो उनको टोटल अब 50,000 का यानी कि 50K का उनको फाइन होगा। वजीर आजम की तरफ से जराये के मुताबिक 14 अगस्त को यानी कि योम आज़ादी के दिन ताजरों के हवाले से एक स्कीम मुतारिफ कराई जाएगी, जिसमें बाकायदा तौर पर उनको प्लेट्स दी जाएंगी और रजिस्ट्रेशन के हवाले से एक फॉर्म दिया जाएगा। उसका पर्पज़ क्या होगा? उसका पर्पज़ यही होगा, जो इनकम टैक्स गोशवारे होंगे उस हवाले से, ताजरों के हवाले से, क्योंकि उनकी काफ़ी शिकायत थी कि हमारे जो इनकम टैक्स गोशवारे हैं हमें डेडलाइन उस हिसाब से नहीं दी जाती। हम तकरीबन 100 से
110 अरब रुपए हम सालाना माली साल का टैक्स देते हैं। तो इसी हवाले से वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी की तरफ से ये 12वीं से 13वीं स्कीम का इफ्तिताह किया गया है। होपफुली ये ताजरों के लिए अच्छी हो, कारमंद हो, क्योंकि उसका एक मैम पर्पज़ ये होगा, जब ताजरों को 25,000 की वो रजिस्ट्रेशन प्लेट दी जाएगी तो उस प्लेट के ताजिर अपनी शॉप या जो बिजनेस होगा या जितनी भी दुकानें होगी वो बाहर रजिस्ट्रेशन प्लेट अपनी मेंशन कर देगा। तो उससे एक फ़ायदा मैम ये होगा, जितने भी ऑफिसर्स तहकीक के लिए आते हैं तो वो उसकी दुकान के अंदर एंटर नहीं हो सकेंगे, उनको अलाउ नहीं होगा। वो प्लेट देखकर अपनी रजिस्ट्रेशन इंटर करके वो चेकअप करके वो वापस चले जाएंगे। इनके लिए बाकायदा एफपीआर ने ऑफिसर्स हायर किए हुए हैं। वो ऑफिसर्स किसी भी ताजिर की, या जो आपने अक्सर राजा अफजार देखा होगा जो सालों से अपनी दुकानें और ताजिर की जो दुकानें हैं वो चला रहे हैं, तो अब पर्पज़ ये होगा मैम, किसी की भी किस्म को कोई भी जाने की इजाज़त नहीं होगी, वो प्लेट देकर वापस चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो वैसे भी आपके जो इनकम टैक्स गोशवारे हैं वो तो जमा होते ही हैं, तो ये ताजरों के लिए क्यों इतना ख़ास तौर पे कहा जा रहा है? ठीक है, एक अच्छी स्कीम है जो जिसका एडवांटेज भी है, अर्ली बर्थ जो हैं या अर्ली जो जितना भी रिस्पांस होगा और जमा कराएंगे उनको ये दिया जा रहा है, लेकिन ये इसके ऊपर फोकस क्यों किया जा रहा है? कहीं क्रैक डाउन तो नहीं होने जा रहा ताजरों पे? मैम ताजरों पे क्रैकडाउन पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ऐसी 12 स्कीमें पहले मुतारिफ करवा चुकी है जो कि टोटली फ्लॉप हुई हैं। अब ये 13वीं स्कीम है ताजरों के हवाले से। जैसे आपने सवाल किया कि स्कीम ताजरों के हवाले से क्यों इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, जब बजट था तो वजीर खजाना अक्सर प्राइवेटाइजेशन की तरफ, इस्लाहत की तरफ ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि उनका माइंड सेट यही है कि मैं 6 साल एक निजी इदारे में रहा, प्राइवेट इदारे में, तो मुझे वहाँ की पॉलिसियाँ और वो मेथड यहाँ पर भी वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो ताजरों के हवाले से मैम, हालांकि जो ताजिर बरादरी है वो 105 से 110 अरब रुपए का उनका सालाना टैक्स होता है जो वो हुकूमत पाकिस्तान को और एफबीआर को जमा करवाते हैं। तो अब उनको टैक्स के हवाले से एक छोटी सी छूट दी जाएगी। हो सकता है उनका फिगर अब 100 अरब टच ना करे, हो सकता है 80 अरब टच कर जाए, 70 करोड़ या 80 करोड़ टच कर जाए। तो उनको टैक्सेस के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान का पिछले 2 से 3 सालों में इतना रोजगार नहीं है, जितने भी दुकानदार हैं, ताजिर हजरात हैं जिनकी छोटी मोटी दुकानें हैं, वो भी इस पॉलिसी से खुश नहीं है। क्योंकि एक दुकानदार की अगर 6,000 हुई है मंथली, वो 25,000 की रजिस्ट्रेशन प्लेट लेकर अपनी दुकान पे लगा दे तो उसका तो 5,000 का एक्स्ट्रा उसको तो बर्डन उसके ऊपर पड़ गया ना। जो ताजिर जिनकी लाखों करोड़ों की आमदनी है उनके लिए तो ठीक है, ये छोटी दुकानदारों के लिए इसलिए एफबीआर की तरफ से यही कहा गया कि 30 सितंबर से पहले अपने इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाएं, ताकि वो 25,000 का जो एक्स्ट्रा टैक्स है वो एक दुकानदारों और ताजरों पर खत्म हो सके। तो होपफुली मैम, क्योंकि कल वज़ीर आज़म की तरफ से वो विजन 2047 के हवाले से, कारोबार के हवाले से उनकी तरफ से स्टूडेंट्स को अप्रिसिएशन लेटर्स भी दिए गए, तो होपफुली हुकूमत पाकिस्तान कारोबार को सहूलतें देना चाह रही है, रोजगार के लिए कुछ ना कुछ नई स्कीमें तारीफ करवा रही है। तो होपफुल हैं हम कि ये ताजिर स्कीम इस दफा जो 13वीं स्कीम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है ये कामयाब हो सके इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राना उमैर हमारे साथ मौजूद थे जो हमसे बात कर रहे थे इनकम टैक्स गोशवारे जो ताजरों के लिए स्कीम आई है जमा कराने के लिए। अब हमारे साथ मौजूद हैं तला अकरम जो कि रिपोर्टर है रोज़ न्यूज़ के। तला से हम बात करेंगे जी, अमेरिका ने फिस्कल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2026 जारी कर दी है, इसके बारे में क्या न्यूज़ है आपके पास तलहा? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन एंड अगेन। और ये जो आपने क्वेश्चन किया कि ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के हवाले से, ये बेसिकली यूएस डिपार्टमेंट सालाना ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जो है शाया करता है। दीगर इस तरह की रिपोर्ट की आती हैं, लेकिन ये माली जो शिफाफियत की रिपोर्ट है ये काफी किलीदी अहमियत की हामिल है, खासकर पाकिस्तान के हवाले से। माली शफाफियत के हवाले से कुछ अहम इसमें जो बातें हैं वो की गई है। पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार भी किया गया है कि पाकिस्तान में माली शफाफियत में नुमाया बेहतरी आई है, लेकिन कुछ ऐसे शोबे भी हैं जहां पर मजीद इक़दामात उठाने की बर वक्त जरूरत पर जोर दिया गया। तो उसमें अगर अहम तफसीलात में आपके सामने रखूं तो बजट प्रपोजल के हवाले से कहा गया कि हुकूमत ने एग्जेक्टिव बजट प्रपोजल पर वक्त शाया नहीं किया, जबकि कर्जों की मालूमात के हवाले से ये कहा गया कि हुकूमत और बड़े सरकारी इदारों के जो कर्जों की मालूमात है वो महदूद हद तक आवाम को पहुंचाई गई हैं। उसमें जो उसकी तफसीलात हैं वो ज्यादातर आवाम को
नहीं दी गई, जबकि फौजी बजट के हवाले से ये कहा गया कि पाकिस्तान के फौज और जो इंटेलिजेंस विंग है, इदारे हैं, उनके जो बजट पर मुनासिब पार्लिमानी या सिविल अवामी निगरानी में उस बजट को शामिल किया जाना चाहिए, ये तजवीज़ भी दी गई है। और इसके साथ सुप्रीम ऑडिट इदारे की जो कारकर्दगी है उसको बेहतर करार दिया गया और उसको इंटरनेशनल लेवल का एक ऑडिट का जो इदारा है वो करार दिया गया है। जबकि कुदरती वसाइल के हवाले से ये कहा गया कि कानूनी और कुदरती वसाइल के ठेकों और लाइसेंसेस के हवाले से पाकिस्तान में एक मुनासिब तरीकाकार मौजूद है और बड़ी हद तक उस तरीकाकार पर अमल दरामद भी होता है। जबकि सरकारी मुआहिदों के हवाले से ये कहा गया कि सरकारी खरीदारी और मुआहिदों से मुतालिक जो बुनियादी मालूमात भी आवाम के लिए दस्तयाब की गई हैं। 3 बड़ी अहम तजावीज़ भी इस रिपोर्ट में दी गई हैं, इस ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2026 में। सबसे पहले कि एग्जीक्यूटिव बजट प्रपोजल को बर वक्त आवाम के लिए शाया किया जाए। आपको यहाँ पर ये बताऊं कि ये एग्जीक्यूटिव बजट प्रपोजल से मुराद ये है कि जब बजट नहीं आता, बजट से पहले एक मंसूबा साजी की जाती है कि ये बजट होगा, ये तजावीज़ तैयार कर रहे हैं बजट के लिए, इससे आइंदा आने वाले साल में इतनी लागत होगी, इतना उससे तखमीना लगाया जाता है, इतनी आमदन होगी, इतने अखराजात होंगे। तो वो जो बजट प्रपोजल है वो भी आवाम को बर वक्त शाया किया जाए, ये इसमें तजवीज़ की गई है। और इसके साथ से ये कहा गया कि हुकूमत और सरकारी इदारों के कर्जों की जो तफसीलात हैं वो भी डायरेक्ट आवाम को पहुंचाई जानी चाहिए, आवाम को आगाह किया जाए। और तीसरा ये कहा गया कि फौज और इंटेलिजेंस इदारों के जो बजट है उसको पार्लिमानी निगरानी या सिविल अवामी निगरानी में शामिल किया जाए। जी जी, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जो हमारी जो स्पेशली साइड है यहाँ पे, आई थिंक इंटेलिजेंस और वो इवन के कुछ चीज़ें ऐसी है जो आकि आप बाहर नहीं ला सकते, क्योंकि बजट से बहुत ज़्यादा पता चलता है कि किस साइड के ऊपर कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, ट्रेंड्स देखे जा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ज़्यादा बताना कि क्या खर्चा करते हैं, वो क्या होते हैं, ये तो हम पूछ नहीं सकते। आई थिंक ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल भी होता है और वो बताना भी नहीं चाहते। तो अमेरिका ने ये एक बड़ा ही, वैसे ट्रम्प साहब तो वैसे मशहूर हैं कि वो इस तरह की ना धमाके और चीज़ें करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ उनके पास रहता ही है। बट नॉट अ बैड सजेशन। अगर तो वो कहते हैं कि जी ट्रांसपेरेंसी हमारे लिए ज़रूरी है, हम अगर मुआहिदों में हैं, हम अगर किसी चीज़ में हैं, साथ हैं, तो पता होना चाहिए। स्पेशली अगर वो ग्रांट देते हैं, इमदाद देते हैं, तो वो उनको फिर पूरा एक, आप ये कह सकते हैं कि आईएमएफ जैसे डिफरेंट कंडीशंस भी लगाई जाती है कि अक्सर आईएमएफ आपको डायरेक्टली पैसे नहीं दे रहा होता, ग्रांट्स या कर्ज़ों की मद में चाइना, सऊदीया या इस तरह की कंट्रीज़ आपको दे रहे होते हैं, तब वो उनसे वसूली भी उन्हीं से की जा रही होती है और वो मिल भी उन्हीं को रहे होते हैं। तो ये बहुत सारे एक डिफरेंट आप इनमें देखें कि फाइनेंशियल जो एनालिसिस हैं उसको अगर आप कंसिडर करें तो अक्सर ये आईएमएफ की ये शराइत और प्रोजेक्ट्स में से ये होता है जिनकी वो अप्रूवल देते हैं कि अक्सर आपको दूसरे ममालिक भी दे रहे होते हैं और वही आपके ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी भी रखते हैं। तो अगर तो यूएस का ये काम है तो चले वो हमारे बजट के बारे में बात भी कर सकते हैं, कह भी सकते हैं, लेकिन कुछ बातें अपनी प्राइवेट होती हैं, कुछ अपने मुल्क की सालमियत की होती है, कुछ होती है तो उसके अंदर अक्सर बोलते हैं। बट आई थिंक अगर तो इस हवाले से है तो बिल्कुल ना सिर्फ इंटेलिजेंस, फौज, कोई भी इदारा है, क्योंकि टैक्स सिस्टम मजबूत बहुत करने जा रहे हैं, डिजिटलाइजेशन करने जा रहे हैं, तो अगर उसमें इनको नहीं शामिल करेंगे तो ये तो पीछे रह जाएंगे और इन पे हर रोज़ एक नया सवाल उठता रहेगा कि इतना बजट, इतनी चीज़ कैसे जाती है, उसका एक आवाम को भी पता होना चाहिए। और इसके अलावा सजेशंस भी दी जा सकती हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। डेफिनेटली ये मिलके काम करता है। तो बहुत शुक्रिया आपका तलहा, आपने हमारे साथ अच्छी टिप्स शेयर की और हमें बताया कि क्या ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के पॉइंट्स थे और पार्ट्स थे। अभी वक्त हुआ चाहता है न्यूज़ ब्रेक का, जल्दी से लेते हैं न्यूज़ ब्रेक, फिर वापस आते हैं और अपने शो को करते हैं कंटिन्यू। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोगों ने ली अपनी न्यूज़ ब्रेक ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में करें काफ़ी ज़्यादा इजाफा। अब हम लोगों के पास है अपना ख़ुद का टॉपिक, जो इसके ऊपर ना सिर्फ आपके साथ हम लोग वीकली इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, इसके अलावा जो जितने भी अपडेट्स होते हैं वो भी आपको बताते रहते हैं और अपने तज्ज़िया-ए-कार जो हमारे बड़े मंझे हुए तज्ज़िया-ए-कार हैं उनको बुलाते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर टीपू सुल्तान, वो हमारे डिफेंस एनालिस्ट हैं। उनके साथ ना जब हम बात करेंगे कि अमेरिका ईरान जंगबंदी में तौसीक़ का इम्कान रोशन हो गया है, जिसमें पाकिस्तान के किरदार की भी तारीफ़ की जा रही है। तो जी, अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब।
जी, प्रोग्राम में बुलाने का शुक्रिया जी। देखिए, पाकिस्तान का किरदार तो बहुत ही कामयाब रहा है और लोगों को हैरान ही कर दिया है पाकिस्तान की जो एफर्ट है उसने। और ये लीड किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने। तो एफर्ट तो पाकिस्तान की जारी है, लेकिन इसमें अनरिलायबिलिटी जो है वो अमेरिका की तरफ से है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया अनप्रोवोक्ड। एक दफा नहीं, कई दफा किया, मुआहदा तोड़ के किया, बातचीत के दौरान किया, फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या इस्लामाबाद डिक्लेरेशन जो है उसको उन्होंने वायलेट किया। और थ्रू आउट वो धमकियां देते रहे और हतक आमेज बातें करते रहे ईरान के खिलाफ। तो ये जंग जो है अभी मुकम्मल तौर पे बंद नहीं हुई, ये किसी तरफ भी जा सकती है। सिर्फ इसमें जो अच्छी बात है मुसलमानों के हवाले से वो ये है कि ईरान ने जिस तरीके से जंग लड़ी है उसने अमेरिका को घुटने टेकने पे जो है वो मजबूर कर दिया। भले वो जो मर्जी है कहते रहे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। 2 या 3 दफा उन्होंने कोशिशें की हैं, बहुत हैवी बम्बार्डमेंट की है, ईरान की जो लीडरशिप है उसको शहीद किया, उनके सुप्रीम लीडर को किया, उनके जनरल ऑफिसर्स और उनके बाकी जो पॉलिटिशियन है उनको किया। लेकिन ईरान ने कमाल महारत से, डिसेंट्रलाइज्ड कमांड से और बड़ी बहादुरी दिखाते हुए और एक ग्रेजुएटेड लड़ाई लड़ी है। और ये ट्रेड ऑफ हॉर्मुज़ का जो मामला है ना जी, देखिए बात ये है कि लेवरेज ईरान के पास यही है, उसके साथ ज्यादती भी हुई है। और वो ये अगर खोल देगा, इसको इस्तेमाल नहीं करेगा, तो ईरान जो है वो कहता है कि हमें जंगी तावान दें, हमारे ऊपर हमारे जो मुंजमद असासे हैं वो बहाल करें, हमारा जो स्टेटस है एक नॉर्मल स्टेट का, हमारे पास जो सैंक्शन लगी हुई हैं वो हटाएं। तो ये सारी लेजिटिमेट डिमांड्स हैं उनकी। पाकिस्तान जो है वो मुसलसल कोशिश कर रहा है और इसके अंदर सारी दुनिया का भला है। अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रही तो दुनिया जो है वो चली जाएगी इकोनॉमिक रिसेशन में बहुत बड़े, और ये कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान खुद जो है ना ये शिकार हो जाएगा एनर्जी के बहरान का। तो अब देखिए, जितनी जल्दी हो सके इसको जो है ख़त्म होना चाहिए ताकि जो है दुनिया सुख का सांस ले। अब इसके अंदर जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनने जा रहा है उसमें भी पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की जो आया है मुआहदा करके एक दूसरे के साथ, इसका बड़ा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि अमेरिका को बड़ी हजीमत उठानी पड़ी। उनका जो हेडक्वार्टर था मिडल ईस्ट के अंदर, पहले उन्होंने जॉर्डन शिफ्ट किया, वहाँ पे उनको नुकसान उठाना पड़ा जो उन्होंने पिछली दफा बॉम्बिंग की है अभी रिसेंटली ईरान के ऊपर। तो ईरान ने फिर जॉर्डन में भी उनको बहुत नुकसान पहुंचाया। अब वहाँ से उसको उखेड़ के वो इसराइल ले गए और इसराइल के साथ उन्होंने एक मुआहदा कर लिया। इसमें सबसे बड़ा डिस्टेबलाइजेशन फैक्टर अब जो है ना वो नेतन्याहू है, क्योंकि इसके खत्ते के मतलब उसके जो इरादे हैं वो ग्रेटर इसराइल के हैं, दो के ईरान की वजह से ये मुसलमानों को एडवांटेज हुई है कि इसराइल जो है वो कमज़ोर हुआ है। तो ये इस तरह की सूरत हाल है। अभी जो एलची हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मोहसिन नकवी साहब, वो डायरेक्टली उनको उधर भेजते हैं और ही हैज हैंड्स ऑन द कंट्रोल्स। तो देखिए आगे क्या होता है। हमें उम्मीद होनी चाहिए कि ये मुआहदा जो है तय पा जाए और मुस्तकिल जंग बंदी हो जाए। लेकिन एक अबूरी जंग बंदी जो है वो भी एक अच्छी चीज़ होती है कि दोनों साइडों को जो है वो मौका मिलता है सोचने का कि आगे क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इसके साथ जंगबंदी ना सिर्फ होगी बल्कि जैसे कि आपने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के खुलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा यही है उम्मीद कि इकॉनमी स्पेशली जो रिसेशन में और इन चीज़ों में जा रही है उसको बेहतर किया जा सके। इसके अलावा ये बताइए कि ईरान की जो जंगी हिकमत अमली में तब्दीली आई है, बास्ताना ने इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन तक कार्रवाई का जो हुक्म मिला है, और पाकिस्तान इनकलाब के सीनियर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल रजा नकदी के मुताबिक नए फौजी डॉक्ट्राइन के तहत पासदारान को ऐसी सलाहियत हासिल करने की हिदायत की गई है जिसके जरिए जरूरत पड़ने पर दुश्मन की कार्रवाई की जा सके।
तो ये भी तो कुछ अपडेट्स हैं जो साथ साथ हो रही हैं। चाहे हम लोग तो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तौसी कर रहा है, लेकिन साथ साथ ईरान के का ये भी एक नैरेटिव साथ चल रहा है। देखिए, ये सबसे बड़ी बात तो जो वो ये होती है जी कि हिकमत अमली के अंदर अगर आप मोटी गलती कर दें तो उसका नुकसान बहुत ज्यादा होता है। यानी कि स्ट्रेटेजिक लेवल की गलती जो वो ब्लंडर जो होता है उसकी रिपरकशंस जो है बहुत ज्यादा होती हैं। अगर टैक्टिकल लेवल पे छोटे बैटलफील्ड के अंदर ये छोटी आप गलती करें तो उसका शटरिंग इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होता। सबसे बड़ी गलती जो अमेरिका और इसराइल ने की है वो ईरान के साथ जंग करके की है, और उसके अंदर उनको उनके जो फौजी अहदाफ थे या वो जो हासिल करना चाहते थे वो हासिल नहीं कर सके। ना तो रजीम चेंज हुई है, वो उनका ये ख्याल था कि वो अगर टॉप लीडरशिप को मार दें, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, वैसे ये इंटरनेशनल क्राइम है और ये जुर्म है किसी मुल्क में जाके मारना, किसी लीडरशिप को मारना। और एक वो इससे भी बड़ा जुर्म उन्होंने जो किया है वो बच्चों को मार के किया। 200 करीब बच्चे उन्होंने मार दिए, एक वो बच्चियां जो स्कूल की हैं। तो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। देखिए, मुसलमान आलम को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका और उसके यूरोपियन हवारियों ने 110 मिलियन मुसलमान मारे हैं इन जंगों में। कितने ही मुल्क उन्होंने ताराज किए, अच्छे खासे चलते हुए मुल्क जो है उन्होंने, उनकी लोग जो उनकी दौलत लूटी, उनका सोना लूटा, कई टन जो है लीबिया में से उन्होंने लूटा, पता ही नहीं लगा। और इसमें हम सिर्फ अमेरिका को देखते हैं, इसमें और सबसे बड़ा जुर्म फ्रांस भी है और बरतानिया भी है। इनकी जो ट्रेजरी है वो बिल्कुल कोई अपने हदूद कवायद रखती ही नहीं है। तो ये जो उन्होंने गलती की है, अमेरिका ने ईरान के साथ जंग करके एक बड़ी स्ट्रेटेजिक लेवल पे गलती की है, और उनको ये मालूम नहीं था कि होगा क्या। न सिर्फ वो ईरान के अंदर की सूरत हाल जो है उसको को काबू कर सके, ना उनको सबड्यू कर सके, बल्कि इतनी वो बड़ा मुल्क है, इतने उसके इंस्टीट्यूशन है, उनको ये समझ नहीं आई कि जोग्राफिकली स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है और बाबल मंदब है उस पर क्या असर होगा कि दुनिया की जो एनर्जी की तरसील है और ट्रेड है वो कैसे चलेगी इनटू द इंडियन ओशन, पैसिफिक एंड अक्रॉस दिस वेज कैनाल टू मेडिटेरेनियन सी एंड ऑन टुवर्ड्स अटलांटिक और ब्लैक सी। तो ये एक ग्लोबल जो मिसकैलकुलेशन थी अमेरिका की, इसमें सारे ही सफर कर रहे हैं। और देखिए, हर एक नाकामी की इम्प्लीकेशन और होती है। अमेरिका नाकाम हुआ वियतनाम में, अमेरिका नाकाम हुआ अफगानिस्तान में, अमेरिका नाकाम हुआ सोमालिया में, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत डिफरेंट था। इतना ज्यादा असर नहीं हुआ अमेरिका को, अजीमत उठाना पड़ी, बेइज्जती हुई, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो इम्प्लीकेशन है अमेरिका की नाकामी की मशरक़ वस्ता में, ख़ास तौर पे ईरान के हवाले से, अब उसको इस इलाके से निकलना पड़ रहा है। उसके बेसिस तबाह हो चुके हैं, उसकी रेपुटेशन तबाह हो चुकी है, और वो एक शिकस्त खुर्दा हाथी है जो कि लिंप करता हुआ वापस जाएगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिका को नुकसान किया है वो नाकाबिले तलाफी है, और ये साफ नजर आ रहा है आपके वो नेतन्याहू की झोली में बैठा हुआ है, और अमेरिका का अपना कोई इसमें, अमेरिका के अंदर खुद बड़ा ही जान है जी। वो ये कहते हैं कि हम इसराइल की जंग लड़ते रहे हैं। उनके बड़े बड़े जो सोचने वाले हैं, बड़े बड़े नकाद जो हैं, बड़े बड़े राइटर जो हैं, वो सब यही कह रहे हैं। और चीन ने लोग बातें करते हैं कि चीन जो है वो उसने कुछ नहीं किया। देखिए, चीन जो है उसकी पॉलिसी बड़ी दूररस और बड़ी स्टेबल, बड़ी प्रैग्मेटिक होती है। मुझे यकीन है कि चीन ने ये सोचा होगा कि ये अमेरिकन जो है ये गलती कर रहे हैं और ये इसमें जो है वो फंस जाएंगे। वो मेरे ख्याल में एक जो मॉडर्न वॉरफेयर और स्ट्रेटजी जो चलती है वो उसमें नेपोलियन का बहुत बड़ा हाथ है। और उसने एक दफा कहा था कि अगर आपका दुश्मन कोई गलती कर रहा है तो बिल्कुल उसमें इंटरफेयर ना करें, उसको गलती करने दें। आपका उसको बहुत फायदा होगा और बहुत स्ट्रेटेजिक लेवल पे फायदा होगा। तो मेरे ख्याल में चीन को ये पता था कि ये गलती कर रहा है, इसको करने देनी चाहिए।
तो अब यूरोप जो है वो खुद कमजोर हो गया, उसको लेने के देने पड़े हुए हैं। यूक्रेन की वार खत्म नहीं हो रही, अमेरिका ने उनके ऊपर से हाथ उठा लिया और अमेरिका के नॉट अफोर्ड इन इट्स इकोनॉमी, उसकी जंगी एपेटाइट भी नहीं है। उसका एमिनेशन जो है वो पहले तो इतने सालों की जो बमबारी गाजा के ऊपर कर रहा है इसराइल, उसको उन्होंने बम दे दे के तो अपना जो सारा है वो डिप्लीट किया। उसके बाद ईरान के ऊपर उन्होंने 2-3 कोशिश की। तो कन्वेंशनल मोड के अंदर अमेरिका बहुत ज़्यादा जो है वो कमज़ोर हो चुका है और वो अपना जो एम है वो हासिल नहीं कर सकता, और ईरान को ये मालूम पड़ गया है। और ईरान किसी सूरत में उनके हाथ में जो एक लेवरेज है हरमूज का वो छोड़ नहीं रहा, क्योंकि वो कहता है इट इज नाउ और नेवर फॉर अस। ठीक है, दुनिया को मुसीबत है, उससे भी ज्यादा ईरान को है। ईरान की करेंसी डिवैल्यूएट हो चुकी है, ईरान के ऊपर 40 साल से ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को तैयार किया इस जंग के लिए। उनको पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। तो मेरे ख्याल में ये ईरान की जो हिकमत अमली है उसके ऊपर बहुत देर तक बात होती रहेगी और लोग इसके ऊपर लिखेंगे, और जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं या मिलिट्री ऑब्जर्वर्स हैं वो इस ईरान की स्ट्रेटजी के ऊपर इसको एनालाइज करेंगे। उन्होंने फेस ऑफ वॉर बदली कर दिया है। ईरान ने ये बताया आपको कि इवन इफ दे डिड नॉट हैव वायबल एयरफोर्स और एयर डिफेंस, उन्होंने फिर भी अपने दुश्मन को जो है वो हरा दिया और नाको चने चुभवाए। और इन्होंने कोशिश की ग्राउंड के ऊपर जाके जो उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर रेड करने की कोशिश की, पूरी तरह नाकाम रहे और बड़ी अजीमत उठानी पड़ी। वो तो उन्होंने किसी को बताया नहीं है, वो पायलट उठाने के बहाने वो फोर्स उधर ले गए C-130s में और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टरों में, वो सारा कुछ ईरान ने गिरा के तो उनको तबाह कर दिया। तो ये अभी दुनिया पे ये अयां हो रहा है कि ये बात ऐसी हुई है। तो ये एक नागुफ्ताबे सूरत हाल भी है, दिलचस्प भी है और ये खुशाइंद भी है। खुशाइंद इस तरीके से कि अमेरिका जो कि दुनिया का हेजेमॉन था, उसकी इजारादारी जो है हमारे नेबरहुड, हमारे रीजन में वो कमज़ोर पड़ेगी और उसके नतीजे में पाकिस्तान की कुव्वत, तुर्की की कुव्वत और सारे मुल्कों को मिला के एक अलायंस जो बनने जा रही है, ये पाकिस्तान की बहुत एडवांटेज में है। और मुझे ये यकीन है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये सोच रहे होंगे कि जब इंशाल्लाह ये जंग ख़त्म हो जाए, उनकी जो काविशें हैं वो बार बार साबित हों, तो वो ईरान को भी इस फोल्ड में ले आए। और वो लोग जो इस ये मुआहदा है जो मक्का डिक्लेरेशन है, इस मुआहदे के ख़िलाफ़ बात करते हैं और तरह तरह के बयानात देते हैं, और उनकी जो ये नेगेटिव सोच है वो भी इंशाल्लाह सो जाएगी। तो ये अलायंस जो पाकिस्तान और तुर्की को हुआ, देखिए इट एड्स ट्रेमेंडस डायमेंशन इनटू इट, क्योंकि अर्दोगान ने तुर्की को बहुत पावरफुल बना दिया, एक इकोनॉमिक पावर बनाया है, उनका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो बहुत इफेक्टिव है और एक जगरनॉट है और एक नेटो का वो बहुत स्ट्रांग मेंबर है। लेकिन चूंकि वो यूरोपियन यूनियन और नेटो से डिसएंचांटेड है, क्योंकि वो श्योर नहीं है कि अगर इसराइल उसके ऊपर हमला करे तो नेटो उसकी मदद के लिए आएगा। और इसराइल ने देखिए जो बड़े बड़े बोलते हैं ना, उन्होंने बाकी सीरिया पे हमला किया, लबनान पे हमला किया, इराक की न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह की 70s में, फिर कतर के नेगोशिएशन के दौरान उन्होंने उसको बमबारी कर दी। एयर स्पेस अमेरिका ने सारे अरबों के इस्तेमाल की और उनका डिफेंस भी नहीं किया जिस तरीके से उसने इसराइल का डिफेंस करने की कोशिश की है। तो इसराइल की भी ये बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी। और आगे आखिर में जो फोर्ट्रेस खड़ी हुई है इनके सामने, शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह, जैसे बनाना मरसूस कहते हैं, वो ईरान है और अब पाकिस्तान इंशाल्लाह खड़ा है। और ये जो अलायंस हुई है इसकी डायमेंशन ये है कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है पाकिस्तान का और तुर्की का, वो मिल के एक बड़ी फॉर्मिडेबल फोर्स जो है बन जाएगी। और सऊदी अरब भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, उसकी एयरफोर्स बहुत ज्यादा वायबल है, उसकी इकोनॉमी भी अच्छी है, उनके पास पैसे हैं। तो पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर भी है। ये हर किसी को मालूम है कि जो धौंस धक्का देता है ना जी इसराइल तुर्की को,
तो वो खातिर जमा रखे। तुर्क जो है वो दुनिया के माने हुए फाइटर हैं और उन्होंने ये प्रूव किया है 12 जो है अपनी तारीख में। बल्कि जो जब मुसलमान जो है वो 9वीं सदी के बाद कमजोर हुए बादशाहों की वजह से, तो उन्होंने अपनी फौजों में सेंट्रल एशिया के, रशियन टर्किस्तान के, अनातोलिया के तुर्क रखे। और उन्होंने जब देखा तो उन्होंने, ये तुर्क ममलूकों की हुकूमत थी इजिप्ट में, तो ममलूक कहते हैं जिसका कोई मालिक हो, यानी कि गुलाम। उन्होंने हुकूमत ले ली और मंगोलों को सबसे पहले डिफीट कर दिया इजिप्ट के ममलूक्स ने। जो है वो एन जलूत एक जगह है जिसको गोलियात स्प्रिंग्स भी कहते हैं, वहां पे वो 1260 में उन्होंने उसको, और वो 1258 में मंगोलों ने बगदाद को ताराज करके एक तबाही मचा दी, बड़ी शोर आफाक बात है। तो उसके बाद मंगोल संभले नहीं। तो इसके अलावा ये बात यह है कि जो लोग उठे हैं क्रूसेडर्स के खिलाफ, वो भी जो है वो ऊपर नॉर्थ से ही उठे हैं, कुर्दिस्तान की तरफ से और तुर्की की तरफ से, जिन्होंने शिकस्त दी। सारे ये जो क्रूसेडर्स थे उनको मिलके हतीन में सलाहुद्दीन अयूबी ने एक बड़ी शौरा आफाक शिकस्त दी इन सारे यूरोपियन को मिला के। तो मेरे ख्याल में ये अलायंस जो है ये बढ़ेगी। जब नेटो मारिज वजूद में आया तो उसके सिर्फ 11 मेंबर थे और अब वो 32 मेंबर हैं। तो ये 3 मेंबर हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें इजिप्ट भी शामिल हो जाएगा। 2 उन्होंने जो कैंप डेविड में मुआहदा किया हुआ है इसराइल के साथ, उसकी वजह से कुछ शायद टेक्निकल प्रॉब्लम हो, लेकिन जो बाकी लिटरल स्टेट्स हैं वो तो आ ही जाएंगी। एक स्टेट जो नहीं आएगी वो यूएई है, क्योंकि वो वेसल स्टेट है अभी इसराइल की और हिंदुस्तान की। तो इसमें जो नेक्सस है हिंदुस्तान, यूएई और इसराइल का है। तो बाकी लोग आ जाएंगे, ये लोग कमजोर पड़ेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर समझ जाए, दुरुस्त हो जाए, और इसके अंदर जो इंटरनल है वो छोटे सूबे बन जाए, गवर्नेंस ठीक हो जाए, और लोग जो है बजाय यहाँ पे बादशाहते हों, तो लोगों का जो है वो लोकल बॉडीज पे लोगों को लीडरशिप और राज हो और नई लीडरशिप ऊपर आए, तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। और मेरे ख्याल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इज कॉग्निसेंट ऑफ दैट फैक्ट। तो हम सब इंतजार कर रहे हैं कि कब ये इंटरनल मामलात भी ठीक हो जाए इंशाल्लाह, और बाहर के तो उन्होंने कमाल महारत से ठीक कर ही लिए हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो जैसे आप जानते हैं कि कल 14 अगस्त है, उसके हवाले से कोई पैगाम देना चाहें? बाहर के तो हालात हम ठीक करते ही रहते हैं, बाहर के लिए तो हम मीडिएटर बनते हैं, लेकिन जो अपने पाकिस्तान है, अपनी हमारे अंदरूनी हालात हैं, हमारी जो चीज़ें हैं, उनको कैसे बेहतर किया जाए, और 14 अगस्त के ऊपर क्या ऐसी स्पिरिट है जिससे ये जो हमारी स्पेशली जनरेशन जेन जी है, सब हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे आए और अपने पाकिस्तान के लिए सर्व करें? अरे जब भी आप 14 अगस्त का सोचते हैं तो आप लामाला आप कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की पर्सनालिटी, उनकी लीडरशिप और उनके जो पॉलिटिकल सुनहरी असूल हैं, उनकी जो रास्तबाजी है, उनकी जो ईमानदारी है, और उनकी जो एक यकसां उन्होंने बर्ताव किया सिविल सोसाइटी में सब लोगों के साथ, वो आपके सामने उनकी पर्सनालिटी और उनकी जो उमंगें थी पाकिस्तान के मुतल्लिक, वो बदरजा उत्तम जो है आपके सामने आनी चाहिए। और उसमें उन कोई लालच, किसी किस्म की कोई बदउदमानी और किसी किस्म की बेईमानी जो है उनके अंदर बिल्कुल उसका शायबा भी नहीं था। और बहुत बड़े आदमी थे। जैसे कि किसी ने लिखा है कि ये किसी ने नहीं किया कि मुल्क भी जो है वो नया बनाया हो, एक दुनिया का नक्शा भी बदली किया हो। और ये जो अचीवमेंट है ये बहुत बड़ी अचीव है कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के, हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमें स्कूल में बच्चों को पाकिस्तान मूवमेंट से रोशनास करना चाहिए, और साथ साथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को जो मॉडर्न तालीम है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आईटी है, टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर ऊपर चलना चाहिए, और हमें और यूनिवर्सिटियाँ कायम करनी चाहिए और इदारे कायम करने चाहिए। इसमें मैं आपको
मुझे कहना पड़ेगा, मैं मिसाल दूंगा आपको पाकिस्तान एयरफोर्स की। देखिए, पाकिस्तान एयरफोर्स ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम किया है और इंडीड उसमें आर्मी का भी हिस्सा है। उन्होंने ये दुनिया को करके दिखाया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए आप क्या अचीव कर सकते हैं। और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी मल्टी डोमेन के अंदर ही रहते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के मुतअद्दिद जहाज गिराए और उनको समझ ही नहीं लगने पाई कि उनके साथ हुआ क्या है। और ये कहते हैं ना, पहले वो कहते हैं हमारे पास रफाइल आ जाए, तो जहाज़ों की और वेपन सिस्टम की उनके पास कमी नहीं थी। और अब ये वो हमेशा अपने चैनल्स पे हर जगह पे ये कह रहे हैं कि जी चीन की वजह से ये हुआ है। हर मुल्क जो है जी अपना मिलिट्री हार्डवेयर अपग्रेड करता है। हिंदुस्तान ने रफाइल नहीं लिए फ्रांस से, या उन्होंने हार्डवेयर नहीं लिया रूस से, S-400 उन्होंने लिए, उनके पास SU-30 है, सारा कुछ है, मिराज है इसके। हम तो मिराज 3 और 5 इस्तेमाल करें, मिराज 2000 है, उनके पास बहुत मॉडर्न जहाज है। तो लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स गॉट द बेटर ऑफ देम एंड वी आर अहेड ऑफ देम बाय अ डेकेड। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं बहुत लायक हैं जी, बहुत टैलेंट है। आप इनको इंटरनेट की फैसिलिटीज, हुकूमत वक्त को चाहिए कि ये तवज्जो जो है ना जी इस 14 अगस्त के हवाले से वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर दे, एजुकेशन के ऊपर दे। मुझे ये कहना पड़ेगा कि सिर्फ आईटी के फील्ड में हिंदुस्तान जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा है। तो पाकिस्तान भी उसमें काफ़ी रेमिटेंसेज आनी है। इसको थोड़ा सा इंटरनेट हमने स्लो करके गलती की है, और बाकी जो एलाइड फैसिलिटीज़ हैं वो देनी चाहिए, वो एजुकेशन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि एजुकेशन की साइड के ऊपर तो देना ही चाहिए, लेकिन साथ आईटी का जो निज़ाम है उसको इतना अपडेट करें, स्पेशली उसके अंदर इस तरह के कोर्सेज़ लेकर आएँ, इस तरह का स्किल सेट्स लेके आएँ कि आप अपनी यूथ को सिखा सकें। और सिखाने के अलावा उनके साथ एक आप कह सकते हैं कि स्पेशली एक पॉजिटिव एक डेवलप करें, ताकि उनको पता हो कि उनकी आफ्टर एजुकेशन मार्केट में इतनी जॉब्स होंगी, स्किल्स होगा कि उनके एक आप कहते हैं ना कि द यूथनेस इन देम और द एनर्जी इन देम, उसको चैनलाइज किया जा सके, उसको सही राह पे डाला जा सके, और उससे ना सिर्फ अपने मुल्क की तरक्की को भी देखें बल्कि उनका जो अपना एक कैरियर है या एक अपनी लाइफ है उसको भी संवारा जा सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ शो पे रहने के लिए। तो जाने से पहले मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूं कि सबसे पहले तो हमें जो स्कूल से बाहर बच्चे इतने करोड़ों की तादाद में, एक एजुकेशन इमरजेंसी आप डिक्लेयर करें। और मैं ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को और जो भी गवर्नमेंट है इनकम्बेंट, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के तवसत से कि एक एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, कई दफ़ा देखा गया है कि वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते, और जो किसी को खुश करने के लिए और कोई मिनिस्ट्री ना हो उसको एजुकेशन मिनिस्टर बना देते हैं। देखिए, मॉडर्न जैसे सनिया निश्चित थी, आप कुछ ख्वातीन हुकूमत में जिन्होंने कमाल किया है इस फील्ड में आके, तो एक मॉडर्न किस्म का फॉरवर्ड लुकिंग जो रोशन ज़हन है उसको आप लगाइए एजुकेशन के लिए, और एजुकेशन जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर करें। उसके ऊपर बेस करके फिर आपकी आईटी आएगी, एआई भी आएगी, आपका बेस जो ब्रॉडन होगा और पाकिस्तान आगे चलेगा। ये कहना गए, अब हमें जब भी कोई बात होती है मैशत की, हम कहते हैं पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल मुल्क है, पाकिस्तान ये, भाई ठीक है आप एग्रीकल्चर में तरक्की करें, तो वो जैसे कहते हैं ना इस्तेलाह होती है, यार दिस इज अ वेरी एग्रीकल्चरल अप्रोच, यानी कि ये बहुत फरसूदा है। तो मतलब ये आगे भी बढ़े ना, एग्रीकल्चर से आगे बढ़े, कुछ और करें, कुछ और करके दिखाएं, मॉडर्न साइंस में टेक्नोलॉजी में तरक्की करके आप इंडस्ट्री में करें, आप टैक्स सिस्टम जो है, एनर्जी, आप बिजली सस्ती करें, ताकि लोग जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकें। तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हैं उसको आपकी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा क्लोसल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ज़रूरत है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं
उनके अंदर जमहूरियत नहीं है, बादशाहते हैं, बहुत सारा काम होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत अच्छी सजेशंस दी ब्रिगेडियर साहब आपने, और ना सिर्फ हमारे साथ एक एनालिसिस शेयर किया ईरान और यूएस के मुतल्लिक, बट इसके अलावा क्या लाएअमल होना चाहिए 14 अगस्त के ऊपर। स्पेशली गवर्नमेंट को ये एक दिन झंडियाँ लगा के, झंडे लगा के नहीं होता, इसके क्या स्ट्रैटेजी नेक्स्ट ईयर तक के लिए होनी चाहिए कि अपने मुल्क में बेहतरी आए, यहाँ के लोगों में बेहतरी आए, कॉन्फिडेंस बहाल हो सिस्टम के ऊपर, और चीज़ें इवेंचुअली सबके लिए बेहतर हो। तो ये डिस्कशन हो रही थी ब्रिगेडियर साहब से। अभी वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, जल्दी से लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं और शो को करते हैं कंटिन्यू। सो सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने ली थी छोटी सी ब्रेक, हमारी टेक्निकल एक थोड़ा सा हमारा ग्लिच आया था, लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद है उबैद खान, जिनको हम दोबारा से उनसे पूछेंगे कि क्या रौनक लगी है जहां पे वो इतने सारे बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। जी उबैद। यौम आज़ादी पूरी कौम, पूरा पाकिस्तान, दुनिया में जहाँ पर कहीं की पाकिस्तानी मौजूद है वो मिलजुल से कल 14 अगस्त को मनाएंगे, लेकिन इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सब हलाली परचम लहरा रहे हैं और उसके साथ साथ तकरीबात का सिलसिला शुरू हो चुका है। और आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि एक मंदिर है और वहाँ पर साल में छोटे बच्चे मौजूद हैं। यहीं पर पाकिस्तानी परचम का बना हुआ केक भी जो है वो मौजूद है और छोटे छोटे बच्चे पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने पाकिस्तानी जो हमारा परचम है उसका लिबास जो है वितरण कर रखा है और वहाँ पर परचम हाथों के अंदर बच्चों के मौजूद है वो लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ कहीं पर सायरन बजाए जा रहे हैं, तो कहीं पर फिजा के अंदर मिली नगमे जो है वो उनकी गूंज सुनाई दे रही है। और शहर लाहौर के अंदर खासकर जब भी ये सिलसिला शुरू होता है तो इसकी तैयारियां कबल ही शुरू कर दी जाती है। सिर्फ जो बिल्डिंग्स हैं, जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, निजी बिल्डिंग्स हैं, उनको मुकम्मल सजाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का ये 79वां यौम आज़ादी, जिस तरह हम हर साल पाकिस्तान की सालगिरह के दिन मनाते हैं, तो इस साल भी उसकी तैयारियां भरपूर तरीके के साथ जारी हैं। और आप इन बच्चों को देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो मिट्टी करते हैं वो गा रहे हैं कि फूल मेरी जमीन पाकिस्तान, खूबसूरत पाकिस्तान के हवाले से इनकी जुबानों के ऊपर लफ्ज़ जो है वो मौजूद हैं। और इसमें लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितने तालिबे इल्म है इनको अवेयर किया जा रहा है। और खासकर हम जिस तरह कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्लों को ये बताना जरूरी होगा कि हमने पाकिस्तान कितनी अनथक मेहनत के बाद हासिल किया था। इस पाकिस्तान के लिए कितने जो बुजुर्ग थे उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं और पाकिस्तान को हासिल करने के पीछे जो जदोजहद की गई थी। उसके साथ साथ जो हमारे कायद थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनके फरमान जो है वो भी इनको बताने होंगे। और उसके साथ साथ हमारे जो कौमी शायर हैं इलामा इकबाल, उनके मुतालिक भी इनको बताना होगा। सैयद अहमद खान के मुतालिक इनको बताना होगा। उसके अलावा जितने हमारे जिन्होंने पाकिस्तान को हासिल करने के लिए जितने हमारे लोगों क्या काम करना है और मेहनत के साथ, कितनी जदोजहद के साथ हासिल इनको बताया जा रहा है। इनकी जुबानों से जो इस वक्त लफ्ज़ निकल रहे हैं, कुछ बच्चों से मेरी बात भी हुई थी, उन बच्चों ने जिस तरह से मुझे मिली नगमे सुनाए थे तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुन करके। वाकई हम जो है कि एक पाकिस्तान के जो हमारे आने वाली नस्लें हैं इनको अवेयर कर रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि हमने अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, इसकी तरक्की के लिए काम करना है और ये मुल्क जो है इसको इसकी सरजमीन से हमने कैसे मोहब्बत करना है। सबसे बड़ा खासकर सवाल हर साल मैं ये हमेशा कहता हूं कि 14 अगस्त का दिन सिर्फ पाकिस्तानी परचम लहराने का नाम नहीं है, बल्कि ये जरूर बताने का नाम है कि हमने इस पाकिस्तान को महफूज बनाना है, इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना है। और उसके साथ दूसरी अवेयरनेस बच्चों को नहीं है। आप देखो कि पाकिस्तानी परचम से बना हुआ खूबसूरत है अभी ये बच्चे जो हैं कि ये बिल्कुल हमारा इंतजार कर रहे थे और अब इस केक को यहाँ पर काटा जाएगा और एक सेलिब्रेशन होगी और सेलिब्रेशन भरपूर अंदाज में होगी। तो हमारे साथ ये स्कूल ऑनर्स में मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश बारहा ये होती है हमेशा कि जो है कि किसी तरह से बताया जाए क्या जदोजहद की जा रही है, क्या अवेयरनेस की जा रही है। जो मालकान जो छोटे बच्चे स्कूलों के अंदर मौजूद होते हैं तो जानने की कोशिश मैं करता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं तो मुझे
बताएं कि क्या उनका वेस्ट का पाकिस्तान को किस तरह हमने हासिल किया था, लेकिन क्या बताया गया है? जी बिल्कुल, जैसे कि 1947 में हमारे पाकिस्तान हासिल किया था, तो आजकल की जो कौम है, बच्चे हैं, यूथ है, उनको ये बताना जरूरी है कि हमारे बुजुर्गों ने किस तरह ये पकड़ हासिल किया था, ताकि ये जान सके, इसकी अहमियत को जान सके, इसके आजादी को जान सके कि हमारे बुजुर्गों ने कैसे आजादी जाने दे। जिस तरह जो स्कूल ऑनर्स हैं उन्होंने बताया है कि हफ्ते में पीरियड जो है वो जरूर रखा जाता है इनको इस चीज से अवेयर करने के लिए और बताने के लिए कि पाकिस्तान सिर्फ थाली में नॉर्मली ये कहा जाता है कि प्लेट में रख के हमारी तरफ नहीं थमाया गया है, बल्कि इसके लिए कुर्बानियां दी गई हैं, इसके लिए जानों के नजराने पेश किए गए हैं। और शहर के अंदर की अगर ओवरऑल मैं सूरत हाल की बात करूं तो शहर के अंदर इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल जो है वो लगा दिए गए हैं, जहां से खरीदार जो है 14 अगस्त की तैयारियों के लिए खरीदारी करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और इसी तरह से जिस तरह मैं एक मूवी बिल्डिंग के अंदर मौजूद हूँ, सरकारी इमारतों को सजाया गया है, वहां पर भी तकरीबात का सिलसिला जारी है। और इसी तरह से ये जो तकरीबात हैं जो मुख्तलिफ मकामात पर शहर के अंदर जिनकी रूनुमाई और जो तकरीबात है उनका सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये एक अरसा दराज से हम इसी मोहब्बत के साथ, इसी लगन के साथ इन तकरीबात को सेलिब्रेशन करते हैं हर साल। और जब ये दिन आता है तो ये दिन हमें याद दिलाता है, हमें ये बताया जाता है, हमें ये महसूस होता है कि हमारा पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल खूबसूरत मुल्क है, खूबसूरत पाकिस्तान है। हमने इस मट्टी से मोहब्बत करनी है, इसके लिए जिस तरह जानों के नजराने पेश किए गए थे, कभी कभी इसकी हिफाजत करने की जरूरत पेश आई तो जरूर हम अपनी जानों के नजराने भी पेश करेंगे और अपने मुल्क की जब भी ये तकरीबात होंगी इनको मिली जोश जज्बे के साथ इसी तरह से मनाएंगे। जी बिल्कुल, ये कुछ हमारे आपके पीछे छोटे हमारे मेहमान हैं, जश्न आज़ादी के मुमार हैं, झंडों समेत है, इनके साथ भी कुछ बातचीत कीजिए, इनको भी स्क्रीन पर लेकर आइए। बेचारे कब से खड़े, आई थिंक आपके पीछे झंडे हिला रहे हैं। मैं उस्मा बिल्कुल ये दिखाना चाहूंगा आपको। और ये जो छोटे बच्चे हैं इनकी खूबसूरती इनके मासूम चेहरों से झलकती हुई दिखाई देती है। ये छोटे बच्चे पाकिस्तान का होनहार मुस्तकबिल हैं और इन्होंने बड़े होकर इस मुल्क की हिफाजत करनी है। और इसीलिए इनको ये बताया जाता है, इनको ये आज भी अवेयर किया जा रहा है कि आपने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए क्या करना है और आज के दिन को महज किस तरीके से मनाना है, किस मिली जोशो जज्बे के साथ मनाना है। इन छोटे बच्चों को आप देखें तो खासकर इन छोटे बच्चों ने जो अपने जिस्म के ऊपर कपड़े देवे तन कर रखे हैं, इस वक्त वो पाकिस्तानी परचम के बने हुए वो और इनके हाथों के अंदर वो मौजूद हैं और ये लहराते हुए और इनकी जानिब से जो मिली नगमा पढ़ा जा रहा है इस वक्त, मैं जरा इनसे कहूंगा कि थोड़ी ऊंची आवाज में पढ़े मिली नगमा। और ये सुने के चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन, ये मिली नगमा जो है ये इस वक्त फिजा के अंदर ना सिर्फ यहाँ पर गूंजता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, बल्कि इसके साथ साथ पूरे शहर लाहौर के अंदर ये गूंजता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और खास बात ये होती है इस 13 अगस्त हो, 14 अगस्त हो, 15 अगस्त हो, जिस तरह मैंने पहले बताया कि इसकी तैयारियां एक माह जब ये अगस्त मंथ का आगाज होता है, सिर्फ ये कैलेंडर में अगस्त का महीना नहीं है, बल्कि ये इसका आगाज होते ही ये तसव्वुर माइंड के अंदर आता है कि अगस्त वो महीना है जिसमें हमने अपने प्यारे मुल्क को हासिल किया था और किस जद्दोजहद के साथ हासिल किया था। वो तमाम कुर्बानियां अपने बड़ों की हमें याद आती हैं। तो उस अगस्त के आगाज से ही इसमें तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। और फिजा के अंदर हम देखते हैं कि मिली जो नक्शे हैं वो घूमते हैं, उसके साथ साथ सब हलाली पर्चा मुख्तलिफ बिल्डिंग के ऊपर लहरा दिए जाते हैं। और खासकर इस बार तो मार्का हट के बाद इस तकरीब को बड़े जोशो जज्बे के साथ और बड़ी एक अवेयरनेस के साथ मनाया जा रहा है। और पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी के बाद इस तकरीब को मनाने के साथ साथ खासकर अपने बच्चों को ये भी बताया जा रहा है कि हमारे मुल्क की हिफाजत करना ना सिर्फ पाकिस्तानी फौज का ये सिर्फ काम है, बल्कि हर फर्द का, पाकिस्तानी हर फर्द का ये जिम्मेदारी है, हर इंसान की ये जिम्मेदारी है जो पाकिस्तान में रहता है, जो पाकिस्तान में रहायश पजीर है, कि अपने मुल्क को उसमें ना सिर्फ साफ सुथरा रखना है बल्कि इसकी तरक्की, इसकी जद्दोजहद के लिए भी काम करना है। उसके साथ साथ पाकिस्तान की सरजमीन को महफूज बनाने के लिए भी उन्होंने काम करना है। जी उस्मान। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये केक कटिंग क्या हो रही है, बच्चे बड़े जोशो खरोश से केक की तरफ देख भी रहे हैं और ये काटने की कोई तकरीब है केक की?
बिल्कुल, ये केक को काटने की तकरीब है और ये देखेंगे अभी बिल्कुल तैयारियां हैं, इस केक को काटा जाएगा और सिर्फ ये महज इंतजार किया जा रहा था कि कब हम यहाँ पर आएंगे और अच्छा। कब इस यहाँ पर आप देखेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी मारे गूंजेंगे और कोई बात नहीं, आप उनको केक काटने दें, दोबारा उनको नारों पे मेरे ख्याल से नहीं लेके आते, बच्चे नहीं इंतजार कर सकते इतना ज्यादा। तो आप जरूर केक काटें, हम आपके साथ शरीक हैं, हम आपके साथ केक कटिंग में साथ साथ शरीक हैं और इन बच्चों की खुशियों में भी शरीक है। जी बिल्कुल उस्मा, बहुत शुक्रिया। और ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान से मोहब्बत है जो इस वक्त शहर लाहौर में हमें नजर आ रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ये सब बच्चों को जश्न आज़ादी मुबारक, आपको जश्न आज़ादी मुबारक। आप लोग अच्छे से अपने इवेंट को कैरी ऑन कीजिए। बड़ा ही रौनक लगी हुई है, बड़े खूबसूरत रंग नज़र आ रहे थे, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो अभी हमारे पास कुछ जाते जाते न्यूज़ हैं जो आपसे करेंगे शेयर। 14 अगस्त जो कि कल है, अगेन इसको बड़े यौम आज़ादी है, इंतहाई जोशो खरोश से मनाया जाता है। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान की तहरीक चलाने वाले कारकुनान की कुर्बानियों को याद दिलाता है। इस दिन पूरे पाकिस्तान में कौमी तातील होती है, लोग खुशियाँ मनाते हैं। अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इस्लामी रियासत के तौर पर उभरा। 14 बरतानवी हिंद की तकसीम का अमल मुकम्मल हुआ और मुसलमानों को एक अलग वतन मिला। तकरीबात और जोशो खरोश जो है वो उसका आगाज़ मसाजिद में मुल्क कौम की सलामती और तरक्की की दुआओं के साथ किया जाता है। इसके अलावा तकरीबात और जोशो खरोश तो होता ही है, लेकिन साथ साथ आपकी सरकारी और जो निजी इमारतें हैं, शाराओं और घरों पर सब्ज़ हलाली परचम लहराए जाते हैं। मज़ार कायद कराची और मज़ार इकबाल लाहौर पर गाद्स की तब्दीली की परोकार तकरीबात मुनक्किद होती हैं। बच्चे और बड़े मिलकर मिली नगमे गाते हैं और कौमी जज्बे से सरशार रैलियां निकाली जाती हैं। आज सारी दुनिया में हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखा जाता है। हमें अपना यौम आज़ादी इंतहाई जोशो खरोश और महज़्ज़ब तरीके से मनाना चाहिए। हमें अपने नौजवानों को इस दिन की अहमियत के बारे में भी बताना चाहिए। तो ये कुछ मैसेजेस हैं। इसके अलावा ये भी बात कि यौम आज़ादी के दिन हमें ये अहद करना होगा कि किस तरह हम अपने मुल्क को आगे लेकर जा सकते हैं। हमारे मकासद में ये होना चाहिए कि मुल्क कैसे तरक्की करे। हमें यौम आज़ादी के हवाले से इसके ऊपर ख़ास तैयारी करनी चाहिए और जो हमारा तालिब इल्म और नौजवान जो हमारा मुस्तकबिल है, जिन्होंने मुल्क को आगे लेके जाना है, आप उनको क्या लाए हमल दे रहे हैं, उनकी क्या वे फॉरवर्ड है, उनकी किस तरह से ग्रूमिंग कर रहे हैं कि सिर्फ परचम लहराने के अलावा और इसके अलावा बाजे बजाने के अलावा क्या वो पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्पेशली हर कोई जब बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो जो अपना मुल्क है वो कुर्बानियां अगर मांग रहा है, वो मेहनत मांग रहा है, तो उसको किस तरह से दे सकते हैं। ये कुछ है 14 अगस्त के हवाले से आप ये समझ सकते हैं कि खूबसूरत मैसेजेस हैं जो ना सिर्फ हम लोग करते हैं शेयर। हर साल ये दिन आता है, मोहब्बत से मनाया जाता है, लेकिन मोर देन एवर मैं ये समझती हूँ कि वक्त गुजरने के साथ साथ इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप ना सिर्फ इकॉनमी को स्टेबलाइज करें, पाकिस्तान की जो अवाम है उनके मसाइल सुने और इन मसाइल के अलावा जो बढ़ते हुए मसाइल हैं, इकॉनमी तो एक तरफ है, उसके अलावा अमन व अमान की सूरत हाल, जितना भी एक शहरी का जो हक होता है, एक सहूलियात, हॉस्पिटल्स की, स्कूल्स की, सब चीज़ों के ऊपर एक बड़ा एनालिसिस कीजिए, इसको बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। ये मुल्क हमने बहुत मेहनतों से लिया है, अगर यहाँ पे हम और मोहब्बत से, अमन से, एक आपकी तरक्की के साथ रह सकें तो वो और ज़्यादा निखर जाएगा। लोग आजकल परेशान होते हैं इन चीज़ों को लेकर, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि देखें, मुल्क है तो हम हैं। अगर हम ये मौजूद है तो जो चीज़ें ख़राब भी हैं वो चीज़ें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको ठीक करेगा, बेहतर करेगा। लेकिन बस अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, ख्याल रखना है, हर किसी ने अपना अपना रोल अदा करना है, ताकि ये जो 14 अगस्त की स्पिरिट है ना, ये एक दिन ना रहे, ये पूरे साल, पूरे अरसे में हमारे साथ रहे। तो इसी खूबसूरत मैसेजेस के साथ उस्मा खान को सुबह बखैर पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अभी के लिए खुदा हाफिज़।